हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर पहला है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। अपन ने इस चैप्टर नंबर पहले के जो अपन कह रहे हैं 4 अंक का चैप्टर है, इसमें 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके 3 वीडियो डाल दिए, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। ये तीनों वीडियो देखने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन पूरा राइट होगा। अब कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर आप जो 3 अंक का क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन है, उसका भी आप एक वीडियो बनाओ। तो मैंने एक वीडियो बनाया है 3 अंक का क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद इनका आंसर बताऊंगा। तो अपन लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे। उन 15 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपको 3 अंक का जरूर मिलेगा बच्चों, ठीक है। अपन सबसे पहला प्रश्न लिखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं, ठीक है। पहले चैप्टर में से परिभाषा है, जनन किसे कहते हैं? जीव जनन क्यों करता है? जीव जनन क्यों करता है? क्यों करता है? इसके 2 कारण लिखो, इसके 2 कारण लिखो, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि जनन किसे कहते हैं, जीव जनन क्यों करता है और इसके 2 कारण लिखो, ठीक है। तो अब ये प्रश्न होगा, इसमें जनन की परिभाषा लिखते ही आपको 1 अंक मिल जाएगा और जनन क्यों करते हैं इसके 2 कारण लिखते ही आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तो ये 3 अंक की आपको प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रजनन। जीवों में जनन है, उसमें प्रजनन को अपन पकड़ेंगे पॉइंट को कि जनन, जीव जनन क्या होता है, जनन की परिभाषा। जनन की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन, अपने समान संतान उत्पन्न करना। जीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना। जीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया। जीव द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जो जीव होता है वो अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करता है, इसको कहते हैं संतति। अब आखिर ये जनन है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है बच्चे का जन्म, फिर उसके बाद होती है उसकी वृद्धि, ठीक है। फिर उसके बाद आती है उसमें परिपक्वता, और परिपक्वता आने के पश्चात ये क्या होता है? अपने समान नए संतान उत्पन्न करता है, यानी ये क्या करता है? जनन करता है। जनन कौन सी अवस्था में करता है? परिपक्वता अवस्था में। फिर उसके बाद आखिर में उसमें वृद्धावस्था आती है और वो मृत्यु हो जाती है। तो ये जनन का मेन उपयोग क्या है? आखिर जनन क्यों करता है? तो जनन सबसे पहला तो कारण होता है अपने वंश या जाति को बनाए रखने के लिए, अपने वंश या जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने वंश या जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। यानी उसको जरूरी है, अगर वो जनन नहीं करेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, तो उसका वंश या जाति विलुप्त हो जाएगी। वंश या जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ठीक है, बनाए रखने के लिए जरूरी है। जनन इसलिए करता है ताकि उसके जैसे बच्चे बनेंगे और वंश और संसार चलता रहेगा। यानी नॉर्मल भाषा में अपन कहेंगे संसार चलता रहता है जनन से। दूसरा कारण है अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जनन के कारण क्या होती हैं? अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और अनुवांशिक विभिन्नताएं हैं उसके कारण क्या होता है? नए गुणों का निर्माण होता है, नए गुणों का समावेश होता है और नई नई जातियां बनती हैं, और वातावरण के रहने के अनुकूल होता जाता है, वातावरण के अनुकूलित हो जाता है। धीरे धीरे उसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं आती है जिसके कारण वो ज्यादा से ज्यादा वातावरण के अनुकूलित होता है। तो आपसे पूछा जनन की परिभाषा बताओ और जीव जनन क्यों करता है, यानी आखिर वो क्या उसकी आवश्यकता है कि वो जनन करेगा? तो अपने वंश और जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यानी विलुप्त होने से बचने के लिए। फिर उसके बाद उसमें दूसरा रीजन बहुत अच्छा है कि उसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। जनन करेगा तो अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और नए गुणों का समावेश होगा और वातावरण के अनुकूलित होगा, वातावरण में अपने आप को आसानी से क्या करेगा? जिंदा रख पाएगा, इसलिए वो जनन करता है, ठीक है। अब सवाल आता है जनन कितने प्रकार का होता है? जनन आपकी बुक ने दे रखा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। 2 तरह का जनन होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जनन की परिभाषा हो गई, जीव द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया को जनन।
जन्म के बाद वर्दी होती है, वर्दी के बाद परिपक्वता आती है और फिर उसके बाद उसका जनन करता है परिपक्व अवस्था में और अपने समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में से कौन सा जनन श्रेष्ठ है और क्यों? ये क्वेश्चन आएगा परीक्षा के अंदर आपके कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में से कौन सा जनन श्रेष्ठ है। तो बच्चों आपको पता ही है कौन सा जनन श्रेष्ठ होता है, ठीक है। अब अपन इस वीडियो के अंदर पूरा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में से कौन सा जनन श्रेष्ठ है। ये आपको कारण है उसको याद रखना, आपको कीवर्ड्स सेलेक्ट करना है उसके अंदर से। परीक्षा के अंदर पूरा उत्तर नहीं लिखने की जरूरत है, आपको कीवर्ड्स है उसके ऊपर फोकस करना है। इन बड़े सवालों को अगर सॉल्व करना आपको तो आपको छोटे छोटे जो कीवर्ड्स है उनको पकड़ना पड़ेगा। आप कितना ही कचरा लिख दोगे उसके अंदर से कीवर्ड नहीं लिखोगे तो आपको नंबर आने की संभावना कम होती है। अंतर आपको अगर ये अच्छा नहीं लगा थोड़ा कि सर आपने अच्छी तरह नहीं समझाया तो आप मेरे एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है 15-20 मिनट का लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर का, उस वीडियो को आप देख लो। मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर, पूरा उसको स्पष्ट रूप से बताया है। लैंगिक अलैंगिक जनन दोनों दिख के एकदम पूरे अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ क्या है कि बार बार उसी चीज को बताते अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बताया है। अब सवाल आया लैंगिक और अलैंगिक जनन में से कौन श्रेष्ठ है, कौन सा जनन अच्छा है। हर कोई अच्छा बनना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो आपने उत्तर ढूंढ लिया, मैंने भी उत्तर ढूंढ लिया है। मेरा उत्तर है लैंगिक जनन। आप लोगों से मिल रहा है मेरे हिसाब से। मेरे प्यारे बच्चों आपने बिल्कुल सही बताया, आप भी यही उत्तर कह रहे हो, लैंगिक जनन। क्या कह रहे हो? अब सवाल आया आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक बनते समय। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक बनते समय। अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक बनते समय। युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है युग्मक निर्माण के समय। युग्मक निर्माण के समय, जिसके कारण क्या होगा, अब अर्धसूत्री विभाजन में आपने एक अवस्था पढ़ी होगी प्रोफेज फर्स्ट। कौन सी पढ़ी होगी? प्रोफेज फर्स्ट की अपन एक अवस्था देखते हैं पैकाइटिन अवस्था। क्या देखते हैं? पैकाइटिन अवस्था देखते हैं। उस पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है, काई एज मेटा एक ऐसा बिंदु होता है जहां से जीन विनिमय होता है। जहां से क्या होगा? जीन विनिमय होगा। यानी कि इसमें जीन विनिमय और पुनर्संयोजन की घटनाएं होती हैं। युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। जीन विनिमय के समय कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? युग्मक निर्माण के समय। और अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी घटनाएं होती हैं? जीन विनिमय और पुनर्योजन। जीन विनिमय और पुनर्योजन होने के कारण क्या होती हैं? अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसके कारण क्या होगा? अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएगी, यानी गुणसूत्र आपस में परिवर्तित हो जाएंगे और अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। उसमें दोनों जनक के गुण आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? उसमें दोनों जनक के गुण आ जाएंगे और वो क्या होगा? ज्यादा वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो सकता है। तो आपसे पूछा श्रेष्ठ कौन सा है, आप उत्तर दोगे कि सर श्रेष्ठ तो लैंगिक जनन है। मैं पूछूंगा क्यों, तो आपका उत्तर हो जाएगा सर इस समय अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण जीन विनिमय और पुनर्संयोजन की घटनाएं होती है। जीन क्रॉसिंग ओवर और अपन को बताना रिकॉम्बिनेशन जैसी घटनाएं होगी, जिसके कारण अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होगी और नई संतान में दोनों जनकों के गुण आएंगे। नई संतान में दोनों जनकों के गुण आएंगे, इसलिए वो संतान है वो थोड़ी बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। तो अपन ने जो जियो में जनन है उसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग इसको देखें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको मैं इसी तरह से वीडियो पूरे चैप्टर के बना के डालूंगा, आप लोग मेरे साथ बने रहें। मैं जैसे अपलोड रोज का एक वीडियो अपलोड करूंगा, आपके जीवों में जनन चैप्टर है वो 6-7 दिन के अंदर अपन पूरा कर लेंगे, नहीं तो 10 दिन इसमें मैक्सिमम है। आपको लाइन से लाइन पूरा वीडियो देखना है और ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखना है कि लैंगिक जनन श्रेष्ठ क्यों है। तो आपको बताना युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन्स विनिमय और पुनर्संयोजन की घटनाएं होती हैं। घटनाओं के कारण अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, अर्थात जनक है उस जनक में दोनों संतान में दोनों जनकों के गुण आते हैं, इसलिए वो क्या है? बेस्ट माना जाता है। थैंक यू बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने लिखा है आलैंगिक जनन किसे कहते हैं। आलैंगिक जनन की दो विधियां लिखो। तो आलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा आलैंगिक जनन किसे कहते हैं। आलैंगिक जनन की दो विधियां लिखो। यह सवाल होगा द्विविखंडन, कलिका, मुकुलन, आलैंगिक चर बीजाणु द्वारा आलैंगिक जनन समझाओ। ठीक है, तो इसके अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर कि किस तरह से होता है। ठीक है, ये देखो आप लोग ध्यान से देते हैं। एकल जीव क्या करता है, नई संतान का निर्माण करता है। आलैंगिक जनन की अपन ने बताया था एकल जीव द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। एकल जीव क्या करता है, नई संतति का निर्माण करता है। सबसे पहला तो आप पर यही परिभाषा है, जब एकल जीव द्वारा नई संतति का निर्माण किया जाता है तो उसको कहते हैं आलैंगिक जनन। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पुटअप किया है, ये जैसे क्या है, अमीबा है। इस अमीबा के अंदर ये केंद्रक है और ये इसका कोशिका द्रव है। ठीक है, अब इसका इन्होंने क्या किया, विभाजन किया है और दो पुत्री कोशिकाएं बनाई है। क्या बनाई है, दो पुत्री कोशिकाएं बनाई है। एक अमीबा था, इसका विभाजन किया और दो पुत्री अमीबा बने। दो पुत्री अमीबा बने या संतति अमीबा बने। दो पुत्री अमीबा या अपन कह रहे हैं संतति अमीबा बने। कौन से जनन से बने हैं, संतति जो अपन कह रहे हैं वो बने हैं कौन से, आलैंगिक जनन से बने हैं। अब इनका क्वेश्चन सुनो आप ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये जो बनने वाली संतति अमीबा होती हैं, क्या ये एक दूसरे से आनुवांशिकी और आकार के रूप से समान होती हैं। क्या ये एक दूसरे से आनुवांशिकी और आकार के रूप से समान होती हैं। तो आपसे क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किया है। अब आप सोचो क्या होते हैं। तो अपने को पता ही है कि ये केंद्रक है, ये केंद्रक ऐसे लंबा और फिर डंबलाकार हुआ। क्या हुआ, केंद्रक लंबा और डंबलाकार हुआ, फिर इसके बाद ये केंद्रक दो पुत्री केंद्रक में बढ़ गया। इसका मतलब इसमें कौन सा विभाजन हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है। कौन सा विभाजन हुआ है, समसूत्री। और समसूत्री विभाजन से जो पुत्री संतति कोशिकाएं बनती हैं वो क्या होती हैं, एक दूसरे के समान होती हैं। आपको बताना है आनुवांशिकी और आकार के रूप से समान होती हैं। क्या होती हैं। अब सवाल इन्होंने फिर क्वेश्चन पुटअप कर लिया है, क्या ये जनक के समान होती हैं। तो आपको बताना हाँ, ये जनक के भी क्या होती हैं, समान होती हैं। अब अपन कह रहे हैं एक वर्ड लिया यूज, क्लोन। क्या लिया है, क्लोन। क्लोन का मतलब होता है वे जीव जो संरचनात्मक, वे जीव जो संरचनात्मक और अनुवांशिकी रूप से, वे जीव जो संरचनात्मक और अनुवांशिकी रूप से एक दूसरे के समान होते हैं। वे जीव जो संरचनात्मक और अनुवांशिकी रूप से एक दूसरे के समान होते हैं उन्हें कहते हैं क्लोन। एक दूसरे के समान होते हैं उन्हें कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं ये जीवित होने चाहिए। क्लोन का मतलब जीवित होना चाहिए, चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आलैंगिक जनन की परिभाषा बताओगे। एकल जीव द्वारा नई संतति का निर्माण करने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, आलैंगिक जनन कहते हैं। अब आपको दो तीन क्वेश्चन है उनका सामना करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि आलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्या एक दूसरे के समान होती है। तो आप बताओगे हाँ, ये आकार के रूप से भी समान है और अनुवांशिक रूप से भी समान होती है। यानी इसके गुण, इसके अंदर जो अनुवांशिक संगठन है, इसके अंदर जो अनुवांशिक संगठन है वो समान है। फिर उसके बाद क्या ये जनक के भी समान होती है। जनक के ये अनुवांशिक रूप से समान होगी, थोड़ी आकार में छोटी हो सकती है, आकार पे आपको ध्यान नहीं देना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्लोन, क्या आलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान क्लोन है। तो आपको बताना हाँ में उत्तर आ रहे हैं। आज क्या आ रहे हैं, हाँ में उत्तर आ रहे हैं। क्लोन की परिभाषा बताओगे, वे जीव जो संरचनात्मक और अनुवांशिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं उन्हें कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ये अपने एक्सप्लेन करना है। अब अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे आलैंगिक जनन के। आलैंगिक जनन किस में पाया जाता है वो एग्जाम्पल है अपने। अब अपने आलैंगिक जनन है उसके कुछ एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना है ये क्या होते हैं। जो एकल कोशी के जीव होता है, एकल कोशी के जीवों में ये आलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आप कह सकते हो साधारण पादप और साधारण जंतुओं में भी ये पाया जाता है। साधारण पादप और साधारण जंतुओं में भी ये पाया जाता है।
फिर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल में नाम दे दिए हैं, जैसे प्रोटिस्टा और मोनेरा। क्या नाम दे दिया? प्रोटिस्टा और मोनेरा। इनमें भी क्या होता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, अब आपको बताते हैं अलैंगिक जनन में सबसे पहले क्या है। जंतुओं में अलैंगिक जनन दे रखा है, तो अपन क्या करते हैं, सिंपल इसको 3 मेथड अपनाते हैं अलैंगिक जनन के। सबसे पहला मेथड अपनाते हैं द्विविखंडन। कौन सा है? द्विविखंडन। द्विविखंडन विधि से अलैंगिक जनन है। किस विधि से है? द्विविखंडन विधि से अलैंगिक जनन दे रखा है। ठीक है, द्विविखंडन विधि आपको समझाते हैं किस तरह से क्या होता है। इसमें क्या होगा, एकमात्र जो कोशिका है, एकमात्र कोशिका है, उसके विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाएं बनेगी। कितनी बनेगी? एकमात्र कोशिका से क्या होगा, विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाएं बनेगी। ये क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में ये विभाजन होता है। कौन सी परिस्थितियों में होता है? ये अनुकूल परिस्थितियों के अंदर इस प्रकार से क्या होता है, जनन होता है। जैसे कि आपको बताना है अमीबा और पैरामीशियम। इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम में कौन सी विधि से विभाजन होगा? द्विविखंडन से। अब ये अमीबा है, इस अमीबा में क्या होगा, सबसे पहले तो आपको बताना ये केंद्रक है और ये कोशिका दर है। ठीक है, अब ये केंद्रक है और ये कोशिका दर, इसमें संकुचनशील रिक्तिकाएं वगैरह दे रखी है, लेकिन अपने वो याद नहीं करनी है। अब क्या होगा, ये सबसे पहले आपको क्या करना, थोड़ा इसका आकार परिवर्तित करना है और इसमें केंद्रक है उसको इस तरह से परिवर्तित करना है। फिर इसके बाद और केंद्रक को परिवर्तित करना है और केंद्रक को धीरे धीरे क्या करना है, ये आकार में इस तरह से डबलाकार कर देना दोनों किनारों पर। ठीक है, ये डबलाकार हो गया। बीच से थोड़ा संकीर्णित करते जाना है, बीच से क्या करते जाना है, थोड़ा संकीर्णित करते जाना है। फिर उसके बाद ये 2 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगा। कितनी पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगा? 2। इस आकार को आप अनियमित बनाओगे, क्या करोगे, तो इस तरह से द्विविखंडन का आपको पूछा जाता है उदाहरण अपने याद रखना है अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम दोनों के अंदर कौन सी जनन विधि से विखंडन होता है? द्विविखंडन से। इसमें मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका के विभाजन से 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, इसलिए इसका नाम है द्विविखंडन। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। कैसी परिस्थितियों में होता है? अनुकूल परिस्थितियों के अंदर होता है। ये है द्विविखंडन। क्या है? द्विविखंडन। सेकंड विधि है जिसको अपन कह रहे हैं कलिका। क्या कह रहे हैं? कलिका। तो दूसरी विधि है कलिका और तीसरी विधि है चल बीजाणु। क्या है? चल बीजाणु। ठीक है, अब कलिका में आपको एग्जाम्पल बताते हैं किस तरह से क्या होता है। कलिका का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रा। क्या दे रखा है? हाइड्रा। हाइड्रा आप लोगों को आपने पढ़ा ही होगा, ये क्या होता है, एक जीव होता है। ठीक है, पॉलीफेरा का, सिलेंड्रेटा का। अब इसमें क्या होता है, इस तरह से स्पर्शक है। क्या है? ये स्पर्शक है। ये क्या है? स्पर्शक है, टेंटिकल्स है और ये इसका शरीर है। अब ये शरीर होता है, इसमें क्या होता है, पार्श्व अतिवृद्धि होगी। क्या होगी? पार्श्व अतिवृद्धि होगी। शरीर के किसी भाग में क्या होगी, पार्श्व अतिवृद्धि निकलेगी, यानी छोटी सी एक क्या होगी, गांठ टाइप बनेगी। ये पार्श्व अतिवृद्धि टूट कर क्या होगी, पृथक होगी और एक नया हाइड्रा बनाएगी। तो इसको कहते हैं अपन कलिका विधि। इसका नाम एक और जगह आपको कई जगह मुकुलन भी मिलता है। क्या मिलता है? मुकुलन विधि। लेकिन आपकी बुक ने क्या है, कलिका दे रखा है। हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में आपको बताना है शरीर के किसी भाग में पार्श्व अतिवृद्धि बनती है और पार्श्व अतिवृद्धि क्या होती है, फिर उसके बाद में ये इस पर रहकर एक कॉलोनी भी बना सकती हैं या टूट कर पृथक होकर एक नया जीव भी बना सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब जैसे हिस्ट कोशिका है। क्या है? हिस्ट कोशिका है। ये हिस्ट कोशिका दे रखी इस तरह की। इस हिस्ट कोशिका में क्या होगा, इसमें एक छोटी सी अतिवृद्धि बनेगी। क्या बनेगी? एक छोटी सी अतिवृद्धि बनेगी। फिर ये अतिवृद्धि क्या होगी, आकार में बड़ी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? ये अतिवृद्धि आकार में थोड़ी बड़ी होती जाएगी और इस तरह से ये टूट कर क्या होगी, पृथक होगी और एक नया हिस्ट बनाएगी। इसको अपन मुकुलन विधि भी कह सकते हैं। अब इसमें ये क्या है, ये केंद्रक है। ये केंद्रक थोड़ा सा विभक्त होगा और इसमें जाएगा। फिर उसके बाद ये केंद्रक इसमें चला जाएगा और इस तरह से 2 पुत्री हिस्ट कोशिकाएं बन जाएगी। तो एक जनक से कितनी पुत्री कोशिकाएं बन रही हैं? 2 बन रही हैं। इन्होंने एक लाइन लिखी है कि ये बनने वाली जो अतिवृद्धि है वो छोटे आकार की होती है। कैसी होती है? छोटे आकार की होती है। आपको एग्जाम्पल कंसंट्रेट करना है बच्चों।
एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है, मेथड आपसे कोई नहीं पूछेगा। फिर उसके बाद एक तीसरी विधि और है, इसमें स्पंज दे रखा है। क्या दे रखा है? स्पंज दे रखा है। स्पंज के अंदर क्या होते हैं? जेम्यूल बनते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। स्पंज के अंदर क्या बनते हैं? जेम्यूल बनते हैं। स्पंज के अंदर क्या बनेंगे? जेम्यूल। अब ये आप देखोगे इस तरह का ये स्पंज है। इस स्पंज के अंदर अंतर्जात मुकुलन होगा और बहुत सारे ऐसे क्या बनेंगे? जेम्यूल्स बनेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होते हैं? चल बीजाणु की तरह होते हैं। अब ये क्या होता है? इसकी भित्ति में छेद होता है और ये सारे जेम्यूल क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं और नए स्पंज बना देते हैं। तो इस तरह से आपको बताना है, स्पंज होते हैं, उन स्पंज के अंदर ये इस तरह से कैल्सीफेरस के स्केलेटन है इसमें थोड़ा। तो अपन देखेंगे कि स्पंज के अंदर क्या होगा? जेम्यूल विधि है, उससे अलैंगिक जनन होगा। ये तीन नाम आपको एकदम कंठस्थ याद रखने हैं। कलिका विधि का सबसे पहला एग्जाम्पल याद रखना हाइड्रा, दूसरा आपको एग्जाम्पल याद रखना हिस्ट, और तीसरा एग्जाम्पल याद रखना स्पंज में जेम्यूल, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल बच्चों आपको कंठस्थ याद कर लेने हैं। कलिका है वो हाइड्रा में क्या होती है? कलिका विधि द्वारा या मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और हिस्ट में भी क्या होगा? मुकुलन विधि द्वारा आपको बताना है अलैंगिक जनन होगा। और स्पंज में ये जेम्यूल वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। जेम्यूल द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, ठीक है बच्चों। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे चल बीजाणु। अब अपन तीसरी विधि पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन है, उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा द्विविखंडन। क्या पढ़ा? द्विविखंडन। द्विविखंडन के दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, अमीबा और पैरामीशियम। क्या याद रखना है? अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा में क्या होता है? साधारण अनुप्रस्थीय विभाजन होता है। ये साधारण विभाजन होता है और इसमें अनुप्रस्थीय विभाजन होगा। और द्विविखंडन के बाद में है जिसका नाम अपन ने पढ़ा था कलिका या मुकुलन। क्या पढ़ा था? कलिका या मुकुलन पढ़ा था। इस कलिका या मुकुलन मतलब बडिंग है, इसको अपन ने पढ़ा था। इसके अंदर अपने को एग्जाम्पल याद रखना है। सबसे पहले जैसे हाइड्रा सिलेंटेटा के अंतर्गत आता है, फिर उसके बाद स्पंज है पोरिफेरा, फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल है हिस्ट। क्या है? हिस्ट है। ये तीनों एग्जाम्पल आपको कंठस्थ याद करने। फिर उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है अलैंगिक चल बीजाणु। पूरा नाम है इसका अलैंगिक चल बीजाणु। बच्चों बहुत सरल है, आपको क्या करना है? थोड़ा डायग्राम देख देख के याद करना है, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, सिंपल दे रखा है। अलैंगिक चल बीजाणु है वो आपको बताना है। जैसे कि इसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला दे रखा है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है? अलैंगिक चल बीजाणु बनते हैं। इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर अलैंगिक चल बीजाणु बनते हैं। ये अलैंगिक चल बीजाणु सूक्ष्मदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्मदर्शी होते हैं, लेकिन इनकी विशेषता होती है ये चल संरचनाएं होती है। कैसी संरचनाएं होती हैं? चल संरचनाएं होती हैं। ये जैसे क्लेमाइडोमोनास है, इस क्लेमाइडोमोनास की कोशिका है, इस कोशिका में क्या होगा? विभाजन होगा और बहुत सारी ऐसी संरचनाएं बनेगी छोटी छोटी, जिनका नाम अपन कहेंगे अलैंगिक चल बीजाणु। इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें ऐसे पक्षमाभ पाए जाते हैं। ये पक्षमाभ इनको तैरने में सहायता करते हैं। फिर ये कोशिका फटती है और ये सब चल बीजाणु इस तरह से मुक्त हो जाते हैं। ये चल बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। अब एक और एग्जाम्पल दे रखा है अलैंगिक चल बीजाणु के अंतर्गत है, जिसका नाम आपको बताना है पेनिसिलियम। क्या है? पेनिसिलियम है। इस पेनिसिलियम के अंदर नाम दे रखा है कॉनिडिया। क्या दे रखा है? कॉनिडिया। एक्चुअल में ये क्या होते हैं? ये जैसे आप देखोगे पेनिसिलियम है, ये मान लो पेनिसिलियम का डायग्राम बना था, इस तरह का पेनिसिलियम है। इस पेनिसिलियम के ऊपरी भाग पर ये जो सबसे ऊपरी भाग है, यहाँ अतिवर्दी बनती है। ऊपरी भाग है उसमें क्या होगा? विभाजन होगा या अतिवर्दी बनेगी और इस तरह से क्या होगा? बहुत सारे कॉनिडिया बनेंगे। क्या बनेंगे? ये कॉनिडिया टूटकर पृथक होंगे और हवा में मुक्त होकर कहीं जाकर नया जीव बनाएंगे। इसमें और इसमें एक फर्क है। इसमें यह है कि ये जो कॉनिडिया होते हैं वो अचल होते हैं। कैसे होते हैं? अचल होते हैं। इनमें पक्षमाभ नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी ये दोनों क्या है? ये अलैंगिक बीजाणु है। क्या है? अलैंगिक बीजाणु है। ये हवा के साथ चले जाते हैं या किसी माध्यम से चले जाते हैं, ये पानी में तैर के चले जाते हैं
तो इस तरह से आपको बताना है। मेन आपके कंसंट्रेट होना चाहिए अलैंगिक चर बीजाणु का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्या है? क्लेमाइडोमोनास। और कॉनिडिया का एग्जाम्पल आपको याद रखना है पेनिसिलियम। क्या याद रखना है? पेनिसिलियम। तो सबसे पहला आप बताओगे द्विविखंडन का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा और पैरामीशियम। फिर उसके बाद कलिका का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा है, स्पंज है और हिस्ट है। हाइड्रा, स्पंज और हिस्ट तीनों याद रखने हैं। फिर इस स्पंज में एक नाम याद रखना है जेम्यूल। क्या नाम याद रखना है? जेम्यूल। क्या नाम याद रखना बच्चों? जेम्यूल। फिर अलैंगिक चल बीजाणु का क्लेमाइडोमोनास और पेनिसिलियम है, उसमें एक नाम याद रखना कॉनिडिया। ये छोटे छोटे सवाल आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। जैसे आपसे टीचर पूछेगा या आपके ऐसे 12th बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें लिखा हुआ आएगा कि पेनिसिलियम में अलैंगिक चल बीजाणु का नाम क्या है? कॉनिडिया। या जेम्यूल है, वो एक संरचना होती है जो जनन में सहायक है। वो किस में पाई जाती है? स्पंज में पाई जाती है। ठीक है, ये अपने को थोड़ा कंसंट्रेट करना है। हेलो बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कायिक जनन किसे कहते हैं? ठीक है, कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं? कई बार ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं? ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? इसके कारण जलाशय की मछलियां क्यों मर जाती हैं? ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। वीडियो अपने थोड़ा बड़ा बनेगा बच्चों, लेकिन आपको क्या करना है? पक्का याद करने हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन, पादपों में अलैंगिक जनन को कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? कायिक जनन कहना है इसको। अलैंगिक जनन को अपन क्या कहते हैं? कायिक जनन के नाम से जानते हैं। यानी पादप के किसी कायिक भाग का उपयोग करके, पादप के किसी कायिक भाग का उपयोग करके, पादप के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या अपन कह सकते हैं शाखा, किसी कायिक भाग का, जड़, तना, पत्ती, शाखा या पुष्प, ये कायिक भाग होते हैं पादप के। जड़, तना, पत्ती, शाखा, पुष्प, पादप के किसी कायिक भाग का उपयोग करके, पादप के किसी कायिक भाग का उपयोग करके नए पादप का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? नए पादप का निर्माण किया जाता है। इसको कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? कायिक जनन। आपने देखा होगा जैसे आलू की खेती किस विधि से की जाती है? कायिक जनन से की जाती है। तो पादप के किसी कायिक भाग का उपयोग करके अपन क्या करते हैं? नए पादप का निर्माण करते हैं। इसको कहते हैं कायिक जनन। अब आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है कायिक प्रवर्ध। क्या होता है एक्चुअल में बच्चों? कायिक प्रवर्ध क्या है? ठीक है, अब अपन पादप के जैसे ये जड़ है, तना है या अपन से एक शाखा है, इस शाखा का उपयोग कर रहे हैं और उसकी सहायता से नया पादप बना रहे हैं। तो पादप के जिस भाग का उपयोग किया जाता है, पादप के जिस भाग का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं कायिक प्रवर्ध। आपने ये पत्ती है, इसकी सहायता से नया पौधा बनाया है, तो ये कायिक प्रवर्ध है। अर्थात पादप के जिस भाग का उपयोग किया जाता है, पादप के जिस भाग का उपयोग किया जाता है, पादप के जिस भाग का उपयोग किया जाता है कायिक जनन के लिए, पादप के जिस भाग का उपयोग किया जाता है कायिक जनन के लिए, उसे कहते हैं कायिक प्रवर्ध। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध कहते हैं। तो एक्चुअल में आप क्या करते हो कि पादप के अंदर किसी कायिक भाग का उपयोग करते हो, तो उस कायिक भाग को ही अपन क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध कहते हैं। और कायिक भाग की सहायता से आप नया पादप बनाते हो, उसको कहते हैं कायिक जनन। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किस तरह से क्या होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसमें मेन एग्जाम्पल आपको याद है तो ये टॉपिक याद है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल में पुटअप होते हैं। इसमें अब ये क्वेश्चन बनेगा बंगाल का तक, वो थोड़ा क्या है इंपॉर्टेंट दे रखा है। अब इसमें अपन पढ़ रहे हैं पादपों में कायिक जनन। पादपों में कायिक जनन। अब पादपों में कायिक जनन में क्या है? सबसे पहले अपने याद रखना है तने द्वारा कायिक जनन। किसके द्वारा? तने द्वारा। तने द्वारा में दे रखा है एग्जाम्पल। सबसे पहले कंद। क्या है? कंद। दूसरा है प्रकंद। क्या है? प्रकंद। तीसरा है घनकंद। क्या है? घनकंद। चौथा है सलकंद। ठीक है,
ये सब तने के एग्जाम्पल है बच्चों। ये तने के क्या है? रूपांतरण है, भूमिगत रूपांतरण। फिर उसके बाद में है ऊपरी भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय। फिर उसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है भूस्तरीय का। क्या दे रखा है? भूस्तरीय का। अब ये नाम दे दिए इन्होंने। अब इसके एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आलू का एग्जाम्पल, कंद का एग्जाम्पल होता है आलू, ठीक है। प्रकंद का एग्जाम्पल आपको बताना है अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? प्रकंद के एग्जाम्पल हैं। अब घनकंद का एग्जाम्पल आपको बताना है जमीकंद, अरबी और केसर। जमीकंद, अरबी और केसर है। फिर उसके बाद सलकंद का है प्याज और लहसुन। क्या है? प्याज और लहसुन, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपरी भूस्तरीय, उसका एग्जाम्पल है दूब घास। क्या है? दूब घास है। और भूस्तरीय का है, उसका एग्जाम्पल है जलकुंभी, आइकॉर्निया। क्या नाम है? जलकुंभी या आइकॉर्निया, आइकॉर्निया, जलकुंभी या इसको क्या कहता है? आइकॉर्निया। भूस्तरीय का उसका नाम इंग्लिश में भी याद रखना है ऑफसेट। क्या याद है? ऑफसेट, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं ये क्या है? ये आलू है, वो कंद का कंद है, वो एक्चुअल में क्या है? आलू को कहते हैं। फिर प्रकंद, अदरक और हल्दी है। इसमें अपन केला भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलता है, केला, ठीक है। ये आपको याद रखना है। घनकंद का है जमीकंद, अरबी, केसर। सलकंद का है प्याज, लहसुन। ऊपरी भूस्तरीय का दूब घास। भूस्तरीय का है जलकुंभी। अब ये आलू है, इस आलू में आप देखोगे ये छोटी छोटी क्या होती है? परसंधियां होती है। क्या होती है? परसंधियां। इन परसंधियों से क्या निकल जाती है? इन परसंधियों से ऐसे कलिकाएं निकल जाती हैं। इन परसंधियों से ऐसे कलिकाएं निकल जाती हैं। आपने रसोई में कभी अंधेरे में एक तो आलू छोड़ा होगा, तो उसमें छोटी छोटी पहले सफेद रंग की, बाद में वो हरे रंग की ऐसी कलिकाएं हो जाती है। खेती कैसे करते हैं? इस कलिका को काटते हैं। इस कलिका को क्या करते हैं? ऐसे काट देते हैं। काटने के बाद इसको क्या करते हैं? ऐसे जमीन में लगा देते हैं। ये कलिका ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब नीचे से क्या होता है? ये ऐसे भाग लगाया जाता है, तो नीचे से जड़ें निकल जाती हैं और ऊपर ये हरी 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 इस तरह से क्या होती हैं? शाखाएं निकलती हैं। ये शाखाएं क्या करती है? वृद्धि करती हैं और इनका अंतिम भाग जमीन के अंदर घुसता है और फिर उसके बाद ये ऐसे आलू बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये आलू बन जाते हैं। ये बड़े बड़े आलू बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये बड़े बड़े आलू बन जाते हैं। इसमें क्या होता है? ऊपरी भाग में ऐसे हरी हरी पत्तियां आती है। पहले क्या आती हैं? ऐसे हरी हरी पत्तियां आती हैं, ऐसे हरी हरी पत्तियां। फिर उसके बाद ये हरी हरी पत्तियां क्या करती हैं? ये प्रकाश संश्लेषण करती है और ये फिर शाखा होती है। ये शाखा है कोई। शाखा का अंतिम भाग क्या होता है? शाखा को अपन तने कह रहे हैं। तने का अंतिम भाग जमीन में घुसता है और इस तरह से एक नया आलू बनाता है। तो आलू की खेती ऐसे करते हैं किसान। किसान क्या करते हैं? 20 किलो आलू लेके आ जाते हैं बाजार से और 20 किलो आलू लाकर क्या करते हैं? उनको घर में रख देते हैं 10 दिन 15 दिन। फिर उसके ऊपर कुछ हार्मोन का छिड़काव करते हैं या उसको अंधेरे में रखते हैं, तो ऐसी कलिकाएं निकल जाती हैं। इन कलिकाओं को काट काट कर क्या करते हैं? कुछ दूरी पर जमीन में लगाते हैं और फिर नए आलू उग जाते हैं, ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है। अब इसी तरह से अपन आलू की खेती की तरह ही आपको क्या करते हैं? जैसे ये केले की खेती बताते हैं। केले में क्या होता है? ये केले का पौधा है, ये उगा हुआ है। इसके जमीन के पास में क्या होता है? ऐसा प्रकंद निकलता है। क्या निकलता है? प्रकंद। इस प्रकंद को क्या किया जाता है? यहां से काटा जाता है। प्रकंद को काटने के बाद यहाँ पे ये गमला है, इस गमले के अंदर ये प्रकंद लगा दिया जाता है। फिर इसके ऊपरी भाग से एक छोटी सी कलिका निकल जाती है और नीचे जड़ें निकल जाती है। तो केले की खेती भी ऐसे करते हैं। केले का आधार भाग होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर ऐसी संरचना देखी जाती है जिसके अंदर कलिकाएं हो। उस कलिका को काट कर क्या किया जाता है? यहाँ लगाया जाता है और नए केले उग जाते हैं। तो इसमें केले में भी बीज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूब घास और आइकॉर्निया, ये तो बहुत क्या होते हैं? तेजी से फैलते हैं। दूब घास तो आपको पता ही है, आप लाके लगाते हो और वो फैल जाती है। इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये तना है, इस तने की ये पर्वसंधि है। इस पर्वसंधि के आधार भाग से क्या निकलती हैं? जड़ें, और ऊपरी भाग से क्या निकलती हैं? पत्तियां। अब ये चीज ये अपने ध्यान रखना है, कभी भी आप खेती करो तो ये पर्वसंधि है, इस पर्वसंधि पे आपको कंसंट्रेट करना है कि पर्वसंधि को आपको क्या करना है? नमी के संपर्क में लाना है। ये तना है, इस तने को आपको क्या करना है? ऐसी जगह डालना है जहां थोड़ी नमी हो।
तो पर संधि के आधार भाग से क्या निकलेगी, जड़ें, ऊपरी भाग से पत्तियां। ये जैसे गन्ना है उसको काट के क्या किया जाता है, जमीन में डाल दिया जाता है। पर संधि के निचले भाग से क्या निकलती हैं, जड़ें, ऊपरी भाग से ऐसे ये गन्ना निकल जाता है। ठीक है, जैसे किसान क्या करता है, इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा खेत है, इसके अंदर छोटे छोटे गन्ने के टुकड़े डाल देता है। ठीक है, ये गन्ने के टुकड़े डाल दिए, सबके अंदर क्या होता है, तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग पादपों में अलग अलग होता है। बच्चों थोड़ी लाइट चली गई थी इसलिए देखो, पादपों में क्या है, कायिक जनन है, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जल कुंभी में अलग तरह से होगा। ऊपरी भूस्तरी का एग्जाम्पल धूप घास है, ये अपन ने एग्जाम्पल पढ़े। अपन यहाँ थे कि गन्ने की खेती कैसे करते हैं, गन्ना होता है उसको काट के जमीन में डाल देते हैं। ये गन्ना लंबा लंबा गन्ने होते हैं, उनको काट के फिर यहाँ ऊपर थोड़ा रेत डाल देते हैं। फिर ये जो तना है, इस तने में क्या होती है, पर्वसंधि होती है। उस पर्वसंधि के निचले भाग से जड़ें निकलती हैं, ऊपरी भाग से ऐसे गन्ना निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये केले की खेती भी की जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इन्होंने दो एग्जाम्पल और दिए हैं। एक दिया है जिसका नाम है बुलबिल। क्या नाम है, बुलबिल। जो बुलबिल है उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, बुलबिल का एग्जाम्पल। ठीक है, अपन ये दो आपको नए बता देते हैं बुलबिल में किस तरह से होता है। बहुत इजी है, अपने को क्या करना है, थोड़ा एग्जाम्पल पे मेन कंसंट्रेट करना आपको। एग्जाम्पल अगर आपको याद है तो आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर लाओगे इस टॉपिक के अंदर। और एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों, कैसे ही करके। ठीक है, वैसे मेरे प्यारे बच्चे इंटेलिजेंट है सब, एक से बढ़कर एक। अब अपन कहते हैं कि दो एग्जाम्पल ये रखे हैं। एक होता है पुष्प कलिका द्वारा कायिक जनन। किसके द्वारा, पुष्प कलिका द्वारा कायिक जनन। और दूसरा है पर्ण द्वारा कायिक जनन, पर्ण द्वारा कायिक जनन। अब पुष्प कलिका द्वारा कायिक जनन में ऐसे बताओगे कि पुष्प कलिका भोजन का संग्रह करती है और आकार में बड़ी हो जाती है। पुष्प कलिका भोजन का संग्रह करेगी और आकार में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसको कहेंगे बुलबिल। क्या कहेंगे, बुलबिल, या कहते हैं बुलबिल, या इसका नाम होता है पत्र प्राकलिका। क्या नाम होता है, पत्र प्राकलिका। पुष्प कलिका भोजन का संग्रह करती है। जैसे पुष्प कलिका है, ये क्या करती है, भोजन का संग्रह करती है और इस तरह से आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। पुष्प कलिका ने भोजन का संग्रह किया और आकार में कैसी होगी, बड़ी होगी। इसका नाम हो गया बुलबिल। अब अपन कहेंगे ये क्या होती है, टूटती है और टूट कर पृथक होकर एक नया पौधा बना देती है। ठीक है, या ये इसी पादप पर लगी रहती है और एक नया पादप बना देती है। इसका उदाहरण आपके दे रखा है अगेव। क्या दे रखा है, अगेव। फिर उसके बाद पर्ण द्वारा कायिक जनन का एग्जाम्पल आपको दे रखा है ब्रायोफिलम, या जिसको कहते हैं पत्थर चिट्टा। ब्रायोफिलम, या जिसका नाम होता है पत्थर चट्टा। ठीक है, ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा किसका एग्जाम्पल है, पर्ण द्वारा कायिक जनन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें ऐसे होगा, ये जैसे क्या होगी, इसकी बहुत बड़ी पर्ण होती है, जमीन पे गिरती है ऐसे। जमीन के अंदर क्या होती है, थोड़ी नमी होती है। अब इस पर्ण की जो कलिका, पर्ण के जो किनारे हैं, जिनको अपन कह रहे हैं पर्ण फलक, उन पर्ण फलक से क्या होता है, जो पर्ण फलक है, उन पर्ण फलक के किनारों से क्या होती है, छोटी छोटी, पर्ण फलक के किनारों से छोटी छोटी कलिकाएं विकसित हो जाती है। पर्ण फलक के किनारों से छोटी छोटी कलिकाएं विकसित होती है। ठीक है, पर्ण फलक के किनारों से क्या विकसित होगी, छोटी छोटी कलिकाएं। ये कलिकाएं विकसित हो गई। अब ये पर्ण फलक के किनारों से क्या विकसित हुई है, कलिकाएं। क्या विकसित हुई है, कलिकाएं। ये कलिकाएं क्या करती है, नए पादप का निर्माण करती है। क्या करती है, नए पादप का निर्माण करती है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से एग्जाम्पल पूरे हो गए हैं। एग्जाम्पल अपन ने कर लिए हैं याद। अब आपको पुष्प कलिका द्वारा कायिक जनन या बुलबिल द्वारा कायिक जनन पूछे तो आपको एग्जाम्पल बताना है अगेव। क्या बताना है, अगेव, या जिसको कहते हैं घी ग्वार। क्या कहते हैं, घी ग्वार। फिर पर्ण द्वारा का एग्जाम्पल पूछे तो ब्रायोफिलम या पत्थर चिट्टा, ये आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, ये एग्जाम्पल बता दोगे। ये अपने एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस है। अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे कि बंगाल का हद तक क्या है, या बंगाल का महाविपत्ति क्या है, उसके बारे में अपन समझेंगे। ठीक है, महाविपत्ति के बारे में आपको बताएंगे
किस तरह से क्या होता है, ये घटना आप ऐसे समझोगे कहानी की तरह घटना है। इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना, आलैंगिक जनन के अंतर्गत ये टॉपिक है। सवाल आता है सबसे पहले, बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक, या जिसको कहा जाता है महाविपत्ति, क्या कहा जाता है, महाविपत्ति, उसका सबसे पहले आपको उदाहरण याद होना चाहिए। इसका उदाहरण है जलकुंभी, क्या है, जलकुंभी, या जिसको अपन कहते हैं वाटर हाइसिंथ, क्या कहते हैं, वाटर हाइसिंथ, या जिसको अपन कहते हैं आइकॉर्निया, क्या कहते हैं, आइकॉर्निया। इसके ये आइकॉर्निया नाम भी दे रखा होता है। अब क्या होता है, ये जलकुंभी भारत में कैसा आया, ये एक जलीय खरपतवार है। सबसे पहली विशेषता आपको बतानी है, ये एक जलीय खरपतवार है, जल के अंदर उगती हैं। और खरपतवार आपको पता ही है, अनचाहे पौधे, अवांछनीय पौधे उग जाते हैं जो प्रतिस्पर्धा करते हैं अच्छे पौधों के साथ, उनको कहते हैं खरपतवार। तो ये खरपतवार है, ये क्या जलीय खरपतवार है। अब क्या होता है, जैसे बहुत बड़ा तालाब है, इस तालाब के अंदर ये पानी भरा हुआ है, ये एक विदेशी पौधा है। कैसा पौधा है, विदेशी पौधा है जो भारत में लाया गया, विदेशी पादप है जो भारत में लाया गया। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर पुष्प आते हैं, बहुत बड़े आकार के पुष्प आते हैं, बहुत बड़े आकार के आकर्षक पुष्प होते हैं, इसलिए कोई भारत में इसको लेके आ गया। दूसरा इसकी विशेषता, इसकी पत्तियां बड़ी होती है। इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, बड़ी होती है। पत्तियां अच्छी लगी और पुष्प अच्छे लगे, लेके आ गया कोई भारत में। अब लेके कौन आया ये आपको नहीं खोजना है, ना आपको कहीं मिलेगा, इतना याद रखना, ये लेके आ गए। फिर उसके बाद अपन कहते हैं, ये लाने के बाद क्या होता है, ये जैसे इसके अंदर ये पौधा है, ये पौधा इसके अंदर जलकुंभी है, वो ये डाल दिया है। जैसे आप दूब घास दे दिए, इस तरह से जलकुंभी है वो पूरे के पूरे इस तालाब को क्या करेगा, घेर लेगा। ठीक है, इस तालाब के ऊपर, ये जलाशय के ऊपर क्या करेगा, अपना एक आवरण बना लेगा, तेजी से वृद्धि करेगा और कुछ समय बाद एक आवरण बना लेगा। अब क्या करेगा, आवरण बनाने के बाद ये क्या करेगा, सबसे पहले तो जल का वाष्प को उत्सर्जन करेगा, जल का वाष्प को उत्सर्जन करेगा, बहुत ज्यादा जल की कमी करेगा। दूसरा ये क्या करेगा, जल के अंदर जितनी ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेगा, ऑक्सीजन को ये बच्चों क्या कर लेगा, ग्रहण, ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा, जिसके कारण इसमें जो मछलियां हैं, जिसके कारण इसमें जो मछलियां हैं वो मछलियां क्या हो जाएगी, मर जाएगी। मछलियां बेचारी तड़प तड़प के मर जाएगी। क्यों मर जाएगी, क्योंकि जल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन सारी इसने ग्रहण कर ली। ये पौधा ये पौधा इस जलाशय के अंदर जितनी ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लेता है और इसके अंदर क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण जल की बीओडी कम हो जाती है, जल की बीओडी क्या हो जाएगी, कम। और जल की जैसे बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी, जल प्रदूषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल प्रदूषित हो जाएगा, जल में दुर्गंध आएगी। क्या आएगी, जल में दुर्गंध आएगी। इस तरह से ये जल प्रदूषित हो गया, जल में दुर्गंध आनी शुरू हो गई, मछलियां मरनी शुरू हो गई। तो इस तरह से ये क्या करता है, ये बहुत ही घातक है। अब इतने ज्यादा ये परत बढ़ा देता है कि यहाँ ऑक्सीजन या प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है, यहाँ क्या नहीं पहुंच पाता है, प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, अंधेरा कर देता अंदर। तो ये सवाल आता है कि बंगाल का आतंक या महाविपत्ति क्या है, बंगाल का आतंक या महाविपत्ति क्या है, ये नाम आपको याद रखना बच्चों, जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ या आइकॉर्निया, तीनों नाम एक ही है, आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी। अब आपको इसको कहानी की तरह समझाना है कि एक जलीय खरपतवार है जो जल में बहुत तेजी से वृद्धि करता है। जैसे आपके खेत में आप कुछ बच्चे ऐसे जो किसान है, आप एक दूब घास लाके खेत में डालते हो, पूरा खेत है वो फैल जाता है उसके अंदर दूब घास। आप कितनी कोशिश करते हो, दो उड़ी जाती नहीं है खेत के अंदर से, क्योंकि वो खरपतवार है। ठीक है, अब ये जलीय खरपतवार, ये विदेशी पादप है जो भारत में लाया गया था। अब लाया कौन था ये पता नहीं है, लेकिन इसके पुष्प आकर्षक है, बड़ी पत्तियां इसलिए लेके आ गए। अब ये काम कैसे करते हैं, तेजी से विभाजित होता है, तेजी से कायिक जनन करता है, और तेजी से कायिक जनन करने के बाद ये क्या करता है, ये कुछ समय के बाद इसके ऊपर फैल जाता है। अब फैलने के बाद ये आवरण बना देता है और ये जल का वाष्पोत्सर्जन शुरू कर देता है। जल के अंदर जितनी ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण कर लेता है और जल प्रदूषित और दुर्गंध हो जाता है, जिसके कारण मछलियां मर जाती हैं। इस तरह से क्या होता है, दूसरे जीव इसमें पनप नहीं पाते हैं,
ये करता है बंगाल का आतक। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है बच्चों, रख लोगे ये अपने। अब अपन से पूछ लिया कि भाई गन्ने की खेती, गुलाब की खेती, ये खेती कौन सी विधि से करेंगे? कायिक जनन से। कौन सी विधि से करेंगे अपन? कायिक जनन से करेंगे। ये बंगाल का आतक आपको याद रखना है। अब अपन इसमें जो अलैंगिक जनन है और लैंगिक जनन है, उसमें एक क्वेश्चन इन्होंने फिर पुटअप कर लिया अपने से कि बच्चों ये ज्यादातर जो ये कोशिकीय जीव होते हैं वो सामान्य परिस्थितियों में अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, ज्यादातर जितने भी जीव होते हैं वो सामान्य परिस्थितियों में कौन सा जनन करते हैं? सामान्य परिस्थितियों के अंदर जो नॉर्मल परिस्थिति होती है उसमें वो लैंगिक अलैंगिक जनन करते हैं। कैसा करते हैं? लेकिन जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है, जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है, वो कौन से जनन की ओर चले जाते हैं? वो लैंगिक जनन की ओर चले जाते हैं। क्यों? यानी विपरीत परिस्थितियों में वो लैंगिक जनन क्यों करते हैं? आप सोचो क्यों करते हैं? अपने ये सीधा से इसका आंसर है कि विपरीत परिस्थितियों में लैंगिक जनन इसलिए करते हैं क्योंकि लैंगिक जनन द्वारा विविधताएं उत्पन्न होती हैं। लैंगिक जनन द्वारा क्या होती हैं? विविधता उत्पन्न होती है। सबसे पहला रीजन बताओगे, इससे विविधता उत्पन्न होगी। दूसरा कारण आपको बताना, विविधता उत्पन्न होगी तो नई जातियां बनेगी। क्या बनेगी? नई जातियां बनती हैं, विविधताएं उत्पन्न होती हैं, नई जातियों का निर्माण होता है जो प्रतिकूल परिस्थिति में रहने योग्य होती हैं। जो प्रतिकूल परिस्थिति में रहने योग्य होती है। क्या होती हैं? जो प्रतिकूल परिस्थिति में रहने योग्य होती है, यानी आराम से वो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या हो जाती हैं? रह सकती है। ठीक है, यानी विविधता उत्पन्न होगी, नई जातियों का निर्माण होगा जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने योग्य होती हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। अब कुछ बुक्स ने ऐसे भी लिखा है, ये कुछ बुक्स ने ऐसे भी लिखा है कि लैंगिक जनन है वो लैंगिक जनन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें पुट्टी भवन हो जाता है। लैंगिक जनन में कौन सा? प्रतिकूल परिस्थिति में उसमें पुट्टी बन जाती है। प्रतिकूल परिस्थिति में क्या बन जाती है? पुट्टी बन जाती है और पुट्टी उसको सुरक्षा देती है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये पुट्टी फट जाती है और उसके अंदर से नया जीव बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ये अलैंगिक जनन का भी एक तरीका होता है पुट्टी भवन। तो ये ज्यादा आपको क्या करना है? ध्यान नहीं देना, आपको यह कंसंट्रेट करना है। लैंगिक जनन से विविधता उत्पन्न होगी, लैंगिक जनन से नई जातियों का निर्माण होगा, नई जातियां प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने योग्य होगी, यानी कैसी भी परिस्थिति होगी वो आसानी से उसमें सर्वाइव कर सकेगी। इसलिए क्या करते हैं? जीव लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन है कि उसमें लैंगिक जनन एक पुट्टी भवन की क्रिया होती है लैंगिक जनन के समय, और पुट्टी भवन के द्वारा वो क्या करता है? अपने चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है और जब तक प्रतिकूल परिस्थिति रहती है उसके तक वो जिंदा रहता है। और जैसे ही नई अनुकूल परिस्थिति आती है तो एक नया जीव बनता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, ये जैसे अमीबा भी ले लो। क्या ले लो? अमीबा वैसे अलैंगिक जनन करता है, लेकिन इसमें ये पुट्टी बन गई, ये पुट्टी इसको क्या करेगी? सुरक्षा देगी। और जैसे ही क्या होगा? ये पुट्टी फटेगी, अनुकूल बारिश वगैरह होगी, उस कंडीशन में तो इस पुट्टी से नए जीव निकलेंगे। तो अलैंगिक जनन सामान्य परिस्थितियों में किया जाता है और विपरीत परिस्थितियों में लैंगिक जनन को बढ़ावा क्यों दिया जाता है, ये रीजन आपको एक्सप्लेन करना है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक ने सीधा क्वेश्चन पुटअप किया है। थैंक यू बच्चों, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक टेबल बना लें आप, और टेबल बनाकर क्या करें? आप याद कर ले। मैं एक टेबल बना लेता हूं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, किस तरह से जीवों में जनन के एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, एक टेबल बना देते हैं आपको इसकी, मैं इसमें एग्जाम्पल है उसकी आपको टेबल याद रखनी है। सबसे पहले है सिंपल, अपन क्या करते हैं? द्विविखंडन। एग्जाम्पल की टेबल बनाते हैं। ठीक है, द्विविखंडन। द्विविखंडन का एग्जाम्पल लिख देंगे अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम। फिर मुकुलन का लिख देंगे एग्जाम्पल, या कली का, इसका एग्जाम्पल लिख देंगे अपन हाइड्रा। ठीक है, हीस्ट, और तीसरा लिखेंगे स्पंज। स्पंज के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे जेम्यूल। क्या लिखेंगे? जेम्यूल। फिर मुकुलन के बाद में तीसरा है चल बीजाणु। क्या है? चल बीजाणु, अलैंगिक चल बीजाणु, अलैंगिक चल बीजाणु।
इसमें दो एग्जाम्पल लिखेंगे। एक सबसे पहले लिखेंगे जिसका नाम होगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे जिसको अपन कहेंगे कॉनिडिया। पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम में कॉनिडिया, पेनिसिलियम है उसमें कॉनिडिया। ये दो एग्जाम्पल अपने को याद रखने हैं। अब उसके बाद पादपों में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? पादपों में आ जाएंगे। पादपों में सबसे पहले पर्ण लिखेंगे। पर्ण का एग्जाम्पल लिखेंगे ब्रायोफिलम। क्या लिखेंगे? ब्रायोफिलम। फिर लिखेंगे बुलबिल। बुलबिल का एग्जाम्पल लिखेंगे अगेव, गीगवार। फिर उसके बाद तने में अपन लिखेंगे प्रकंद। कंद में आलू होता, आलू में आंखें होती हैं जिनको कक्षस्थ कलिका कहते हैं। आलू में आंखें, आंखें कौन सी कलिका है? कक्षस्थ कलिका। कौन सी कलिका है? कक्षस्थ। फिर उसके बाद प्रकंद लिखेंगे। प्रकंद का एग्जाम्पल अपन लिखेंगे अदरक और हल्दी। क्या लिखेंगे? अदरक और हल्दी। फिर गनकंद है, जमीकंद है, केसर है, जमीकंद, केसर, अरबी, जमीकंद, केसर, अरबी। फिर उसके बाद एग्जाम्पल अपने दे रखा है सलकंद, प्याज, लहसुन। सलकंद, प्याज और लहसुन। क्या दे रखा है? प्याज और लहसुन। फिर उसके बाद में अपने एग्जाम्पल है ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी का एग्जाम्पल है दूब घास, साइनोडोन डेक्टाइलॉन इसका नाम होता है। फिर है दूब घास के बाद भूस्तारिका, ऑफसेट। भूस्तारिका का एग्जाम्पल बताओ बच्चों क्या होता है? जमीकंदी। क्या होता है? जमीकंद। ये आपको एग्जाम्पल है, उस पर कंसंट्रेट करना है। ये एग्जाम्पल आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। थैंक यू बच्चों, आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं किस तरह से क्या एग्जाम्पल याद रखने हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत परिस्थितियों में जीव लैंगिक जनन क्यों करते हैं? यानी जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो जीव लैंगिक जनन क्यों करते हैं? देखो बच्चों, आपको क्या है कि ये छोटे छोटे वीडियो उनको मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है? ये सारे सवाल याद करने हैं। 15 सवाल है, आपको वीडियो है उसको पूरा देखना है और उसके बाद इसको लिख लिख कर याद करना है। लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं होती है नाम लिखो। ठीक है, अपन इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, नाम लिखो इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं, युग्मक जनन किसे कहते हैं? समयुग्मकी और विषम युग्मकी में अंतर लिखो। ये सवाल बोर्ड के अंदर आ चुका है। समयुग्मकी और विषम युग्मकी प्राणियों में क्या अंतर होता है? समयुग्मकी और विषम युग्मकी में क्या अंतर है? या एक लिंगी उभयलिंगी प्राणी किसे कहते हैं? इसके उदाहरण लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये दोनों। ठीक है, तो आपको ध्यान से उत्तर लिखने हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा पढ़ते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प में अंतर लिखो और उदाहरण लिखो। ठीक है, यह सवाल आएगा एक लिंगी श्रेणी और उभयलिंगी श्रेणी पादप किसे कहते हैं? इनके उदाहरण लिखो। यह सवाल आएगा समथैलेसी और विषम थैलेसी में अंतर लिखो और उदाहरण लिखो। तो ये अपने को सवाल याद कर लेने हैं अच्छी तरह से। इसको पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने किस तरह से आपको याद करना है, इसमें क्या कीवर्ड यूज करने हैं, उसको आप वीडियो देखें और ध्यान से उत्तर याद करें। टॉपिक है उसका नाम है बच्चों लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, अब लैंगिक जनन की घटनाओं को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, अपने को क्या करना है? लैंगिक जनन की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को 3 कौन कौन सी भागों में बांटा गया है? सबसे पहले अपन जानते हैं, नंबर 1 लिख देते हैं निषेचन पूर्व घटना। सबसे पहली घटना है जिसका नाम है निषेचन पूर्व घटना। यानी निषेचन से पहले जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, उन सबको निषेचन पूर्व घटना। फिर उसके बाद दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्चात घटना। ठीक है, निषेचन पश्चात। तो सबसे पहले आपको बताना है कितने भागों में बांटा गया है लैंगिक जनन की घटनाओं को? 3 भागों में। ये कोई नहीं पूछता, आज तक कभी सवाल नहीं आया है कि लैंगिक जनन को कितने भागों में बांटा गया है। लेकिन अब निषेचन पूर्व घटना में अपन 2 चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो अपन अध्ययन करेंगे उसका नाम होगा युग्मक जनन। क्या होगा? युग्मक जनन होगा। और दूसरा होगा जिसका नाम आपको बताना है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण।
आपके बेसिक फंडा क्लियर होंगे। बहुत सारे आज छोटी छोटी परिभाषाएं होंगी, उन परिभाषाओं से आपके क्या होंगे, बेसिक क्लियर हो जाएंगे थोड़े बहुत। तो अपन नीचे युग्मक जनन है और युग्मक स्थानांतरण है, उन दोनों का आज अपन अध्ययन कर लेंगे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले युग्मक जनन है उसके बारे में आपको बता दो। सबसे पहले आप बताओगे लैंगिक जनन की घटनाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक का नाम है निषेचन पूर्व घटना, दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्चात। अब अपन कह रहे हैं इसको कहते हैं 2 भागों के अंदर युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। फिर निषेचन का मतलब तो आप जानते हो, नर और मादा युग्मक क्या होंगे, संलयित हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, युग्मनज बनेगा और भ्रूणोद्भवन होगा, यानी भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूणोद्भवन। ये क्रिया आपने को बतानी है। तो अपन सबसे पहले आज क्या करते हैं, इसमें कंसंट्रेट करते हैं युग्मक जनन पे। बच्चों आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। छोटी छोटी परिभाषाएं अपने को मैं आपको एकदम अच्छी तरह बता दूंगा किस तरह से क्या क्या परिवर्तन होगा जीवों में लैंगिकता। अपन 2 परिभाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन युग्मक जनन है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा सा। युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन का मतलब यह होता है युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक के निर्माण की क्रिया को, युग्मक के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक के निर्माण की क्रिया को, युग्मक के निर्माण की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। अब एक चीज याद रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, यानी उसमें गुणसूत्र का समुच्चय कितना होता है, 1 होता है, n। क्या होते हैं, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस टॉपिक के अंदर आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा तो टीचर के पास एक ही क्वेश्चन बचेगा, वो पूछेगा बेटा युग्मक अगुणित होते हैं निर्गुणित होते हैं, आप सीधा सा आंसर दोगे कि सर युग्मक अगुणित होते हैं। अब युग्मक में 2 तरह के युग्मक होते हैं। एक का नाम होता है नर युग्मक, जिसको अपन पुंमाणु भी कहते हैं या जिसको अपन शुक्राणु भी कहते हैं, ठीक है। और भी कई नाम है लेकिन अपने 2 ही याद रखने हैं। और दूसरा है मादा युग्मक। क्या है, मादा युग्मक। मादा युग्मक को अपन क्या कहते हैं, अंड भी कहते हैं या डिंब भी कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है, युग्मक सदैव अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड्स। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये पॉइंट आपको कंसंट्रेट दिमाग में छाप लो, ये दिमाग के अंदर आप फिट कर लो कि जो युग्मक होते हैं हमारे शुक्राणु और अंडाणु, उसके अंदर गुणसूत्र 23 होते हैं, यानी इनके अंदर क्या होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। इसका मतलब इसमें गुणसूत्र का एक समुच्चय होता है। गुणसूत्र का कितना समुच्चय होता है, गुणसूत्र का एक समुच्चय होता है। ये चीज अपने को कंसंट्रेट, और आप जब तक बायोलॉजी रहेगी और जब तक आप नॉर्मल साइंस पढ़ते रहोगे तब तक आपको ये कभी भूलना नहीं है कि गुणसूत्र का एक समुच्चय किसमें पाया जाता है, युग्मक में पाया जाता है। अब अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे सम युग्मकी और विषम युग्मकी, ठीक है। बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग और अपने दोस्तों को बताएं कि भाई किस तरह से अपने को क्या करना है, अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं। मैंने आपको लाइन से लाइन आपको मैं बता दूंगा। इसमें मैं 3 वीडियो पहले डाल दिए हैं, ये 4था वीडियो है। अब अपन पढ़ेंगे सम युग्मकी और विषम युग्मकी। सम युग्मकी क्या होते हैं और विषम युग्मकी क्या होते हैं, ठीक है। विषम युग्मकी अब आपको क्या करते हैं, बिल्कुल इजी वे में समझाते हैं। आपकी बुक ने क्या है, एक डायग्राम दिया है। आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है, बहुत इजी डायग्राम है इस तरह का। एक युग्मक ये बनाया है और दूसरा युग्मक इसके पास और बनाया है, ठीक है। ये क्लेडोफोरा है, क्या है, क्लेडोफोरा है। उस क्लेडोफोरा के अंदर क्या बना है, युग्मक बना है। ये क्लेडोफोरा है, इसके अंदर युग्मक बना रहे अपन। क्लेडोफोरा एक शैवाल होता है। थोड़े से आकार में समान बनाना है बच्चों, आपको क्या करना है, आकार में। आप ऑब्जेक्शन मत उठाना कि सर एक छोटा दिख रहा है एक बड़ा दिख रहा है, ठीक है। आपको यूं समझना है
ये दो युग्मक बना रहा हूं मैं। कितने बना रहा हूं? दो युग्मक बना रहा हूं। ये दो युग्मक बनाए। अब बताओ कौन सा नर है कौन सा मादा है? बताओ, दिमाग लगाओ कि सर मुझे ये नर लग रहा है ये मादा लग रहा है। ठीक है, बताओ कौन सा नर है। मैं इसको नर लिखूंगा, आप मना नहीं कर सकते। मैं इसको नर लिखूंगा, आप मना नहीं कर सकते। मैं इसको मादा लिखूंगा, मना नहीं कर सकते। लेकिन एक नर है और एक मादा है। तो परिभाषा बढ़ गई अपने, यानी ऐसे युग्मक जो कि आकार की व कार्य की रूप से समान होते हैं, रूप से एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। कैसी लगी परिभाषा? यानी ऐसे युग्मक जो संरचना में भी समान होंगे और जिनके अंदर क्या होगा, जो अंदर गुणसूत्र होंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अपन कहेंगे कि ये क्या है, ये अपने पास में है क्लेडोफोरा शैवाल, क्लेडोफोरा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लेडोफोरा जो शैवाल है, उस शैवाल की विशेषता है कि वो समयुग्मकी होता है, विषम युग्मकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद रखना है कि ये समयुग्मकी है। कैसे? दोनों युग्मक, एक युग्मक बना दूसरा युग्मक बना, दोनों युग्मक बने, ये दोनों युग्मक आकार की और संरचना के आधार पर क्या है, एक दूसरे के समान है, तब अपन इसको क्या कहते हैं, समयुग्मकी कहते हैं। अब अपन ये जैसे फ्यूकस लेते हैं, क्या लेते हैं, ये फ्यूकस लेते हैं। फ्यूकस के अंदर भी, फ्यूकस भी एक सवाल है। तो फ्यूकस के अंदर क्या करते हैं, युग्मक बनाते हैं। आप कहोगे सर ये क्या बनाया आपने? बेटा ये युग्मक एक बड़ा है एक छोटा है, तो विषम युग्मक ही हो गया। इसका नाम अपन कहेंगे मादा युग्मक और इसका नाम है नर युग्मक। ठीक है, तो अपने को बताना है ये मादा युग्मक है और ये क्या है, नर युग्मक है फ्यूकस के अंदर। किसके अंदर? फ्यूकस के अंदर। यानी अपन इसकी परिभाषा बताएंगे, ऐसे युग्मक जो संरचना यानी जो आकार की और कार्य की रूप से भी भिन्न हो, जो आकार की और कार्य की रूप से भी भिन्न होंगे, इनके अंदर गुणसूत्र भी भिन्न होंगे। लेकिन अपने को इतना डीप में नहीं जाना है, अपने को सिंपल सी परिभाषा बतानी है। जो संरचना में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं विषम युग्मकी। ठीक है, यानी आइसोगैमस और हेटेरोगैमस, आइसोगैमस और हेटेरोगैमस, यानी ऐसे युग्मक जो एक दूसरे के समान होते हैं, संरचना के आधार पर एक दूसरे के समान होते हैं, उनको कहते हैं समयुग्मकी। इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। क्या है? और ऐसे युग्मक जो एक दूसरे के से संरचना के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, विषम युग्मकी। अब अपन को ये क्या है, ये दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा क्या करते हैं, इसका केंद्रक बना देते हैं और इसके अंदर भी एक केंद्रक डाल देते हैं। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं ये क्या है, ये नर युग्मक है और ये क्या है, ये मादा युग्मक है। दोनों संरचना के आधार पर एक दूसरे के क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब मनुष्य की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? अब आप बताना मेरे को, ये मनुष्य विषम युग्मकी है, समयुग्मकी है? ये मनुष्य का क्या है, ये अंडाणु है, अंड कोशिका ये मनुष्य की। ठीक है, ये अपन कह रहे हैं जोना पेलिसिडा है, फिर इसके चार तरफ ये ऐसे कोरोना रेडिएटा है और ये इसका अंडधर्म है और इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर ये केंद्रक है। अब इसके पास ही आप देखोगे मैं एक युग्मक बनाऊंगा, ये इस तरह से क्या है, ये शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु। बताओ मुझे ये समयुग्मकी है या विषम युग्मकी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ये विषम युग्मकी है। क्या है? विषम युग्मकी है। यानी संरचना और आकार के आधार पर ये एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। ये जो मादा युग्मक है वो क्या है, गतिहीन है, एक जगह स्थिर रहता है और आकार बड़ा है। ये क्या है, गतिशील है और ये आकार में कैसा है, छोटा, ये गति करता हुआ इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो अपने एग्जाम में सवाल पूछा जाता है बच्चों, समयुग्मकी किसे कहते हैं और विषम युग्मकी किसे कहते हैं? समयुग्मक और विषम युग्मक किसे कहते हैं?
समयुग्मक मतलब जिसमें युग्मक आकार और संरचना के आधार पर आप लोग हिंदी के महारथी हो। मेरे हिसाब से आप यहीं से परिभाषा ढूंढ लोगे। जब वो समयुग्मक पूछेगा आप कह दोगे सर युग्मक संरचना और कार्य संरचना के आधार पर एक दूसरे के समान होते हैं समयुग्मक ही। अब आपको थोड़ा क्या है ये एग्जाम्पल याद करने में थोड़ी तकलीफ आती है। आप कहते हो सर ये एग्जाम्पल थोड़ा हमें याद कराओ। तो ये क्लेडोफोरा नाम है। क्या नाम है? क्लेडोफोरा नाम। आप लोग 10-15 बार बोलो क्लेडोफोरा क्लेडोफोरा क्लेडोफोरा, आपको याद हो जाएगा। फिर भी याद नहीं होता है वापस भूल जाओ, भूल के याद करने की कोशिश करो क्लेडोफोरा। ये दोनों युग्मक है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं ये क्या है? ये अपने युग्मक है जिसका नाम है, बड़ा आकार का युग्मक होगा तो मादा और छोटे आकार का होगा तो नर। ये फ्यूकस। क्या है? फ्यूकस। फ्यूकस एक भूरे रंग का शैवाल होता है। फिर उसके बाद मनुष्य में तो अपने कोई समस्या ही नहीं है कि शुक्राणु छोटा होता है और अंडाणु क्या होता है? बड़े आकार का होता है। ठीक है। अब अपन जीवों में लैंगिकता है, इसमें जो परिभाषाएं दे रखी है उन परिभाषाओं का अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहली परिभाषा दे रखी है एक लिंगी और द्विलिंगी प्राणी। अपन प्राणियों से शुरुआत करते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आए। एक लिंगी प्राणी किसे कहते हैं और द्विलिंगी प्राणी किसे कहते हैं? द्विलिंगी की जगह लिखा होता है उभयलिंगी। ठीक है। दो तरह के प्राणी होते हैं, एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी प्राणी यानी ऐसे प्राणी, वे प्राणी ऐसे प्राणी जिनमें नर या मादा दोनों में से कोई एक जन्नांग पाए जाते हैं। दोनों में से कोई एक जनन अंग पाए जाते हैं। कोई एक जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब अपन देखते हैं मनुष्य ले लो। मनुष्य के अंदर देखोगे आपको नर अलग मनुष्य दिखेगा और मादा मनुष्य आपको अलग दिखेगा। ठीक है। नर अलग तरह का होता है। नर के अंदर कैसे जन्नांग होते हैं? नर जन्नांग। और मादा के अंदर क्या होते हैं? मादा के अंदर आपको बताना मादा जन्नांग होते हैं। तो बताओ आप लोग एक लिंगी हो उभयलिंगी हो? आप लोग एक लिंगी हो। ठीक है। कभी भी आपको पूछ ले कि जैसे गाय है वो एक लिंगी है उभयलिंगी है, तो आपको बताना है एक लिंगी है। कैसी है? अब क्या होता है कि मनुष्य है, उसी तरह गाय है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, लेकिन आपकी पुस्तक में एक एग्जाम्पल दे दिया, एक डायग्राम दे दिया। क्या कर दिया? डायग्राम दे दिया कॉकरोच का। किसका दे दिया? कॉकरोच का। बताओ कॉकरोच में नर कॉकरोच और मादा कॉकरोच अलग अलग होते हैं। देखते डर लगता है बच्चों कॉकरोच से आपको। ठीक है। इसमें बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं आगे की तरफ, आप देखते डर जाते हो ये क्या है? ये कॉकरोच है। क्या है? कॉकरोच है। ठीक है। इसमें नर और मादा को आराम से आप क्या कर सकते हो? पहचान सकते हो। ठीक है। तो नर अलग होता है और मादा क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है। ये कॉकरोच वाला एग्जाम्पल आप लोग याद रख लेना। आपके वैसे कॉकरोच से अभी तक 11th में काम पड़ा था, लेकिन आपने मान लो कोरोना कांड ये नहीं पढ़ा हो। कॉकरोच एक लिंगी प्राणी होता है, उभयलिंगी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पेरिप्लेनेटा अमेरिकना जो है वो कॉकरोच है, वो एक लिंगी है। कैसा है? एक लिंगी है। अब कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, वे प्राणी जिनमें नर व मादा जनन अंग एक प्राणी में पाए जाते हैं। वे प्राणी जिनमें नर व मादा जनन अंग एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है केचुआ। जो केचुआ है, अर्थवॉर्म है, इसमें आप देखोगे इस तरह से ये खंड होते हैं। क्या होते हैं? इस तरह से ये शरीर में क्या होते हैं? खंड होते हैं। जैसे 14वें खंड के अंदर क्या होंगे? वर्षण होंगे। 18वें खंड के अंदर क्या होंगे? जैसे अंडाशय होगा। यानी इसमें क्या होगा? वर्षण और अंडाशय एक ही प्राणी के अंदर है। यानी नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। इसको कहते हैं उभयलिंगी। क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं। अब थोड़ी क्या है? इंग्लिश है वो थोड़ी क्या है? अलग है। एक लिंगी का इंग्लिश में कहते हैं डायोसियस। क्या कहते हैं बच्चों? आपके आगे क्या काम पड़ जाए, कहीं डायोसियस लिखा हो तो आपको क्या करना है? नाम के अनुसार नहीं है कि दोनों पाए जाते हैं। इसको कहते हैं मोनोसियस। क्या कहते हैं? मोनोसियस कहते हैं।
ठीक है, या इसको हरमैफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हरमैफ्रोडाइट। ये अपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब केचुए की तरह टैप वर्म होता है, फीताकृमि, ठीक है, फिर स्पंज है, क्या है? स्पंज है, जॉक है। ये सब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये सब प्राणी कैसे, इसको हटा देते, ये कोर्स में नहीं है। ये अपने याद रखना है कि केचुआ कैसा प्राणी है। केचुआ आपको बताना है द्विलिंगी प्राणी है। टैप वर्म यानी फीताकृमि कैसा प्राणी है? ये द्विलिंगी प्राणी है। और स्पंज आप जानते हो द्विलिंगी प्राणी होते हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई एक लिंगी प्राणी कौन है और उभयलिंगी प्राणी कौन है, कभी गलत होगा बच्चों। और आप लोग क्या हो, ये अपने को ध्यान होना चाहिए। बच्चों से कभी कभी पूछते हैं, बच्चे एकदम सब कपा जाते हैं कि सर, थोड़ी देर बाद वो क्या करते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं। लेकिन अपने बायोलॉजी लिए तो आपको कंटेस्ट होना चाहिए कि नर प्राणी, नर जननांग और मादा जननांग अगर एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तब तो होता उभयलिंगी। और केवल नर या मादा जननांग में से केवल एक ही जननांग पाया जाता है, इसका मतलब वो होता है एक लिंगी प्राणी। समझ गए? अब अपन क्या करते हैं, पौधों की तरफ रुख करते हैं। किसकी तरफ? जो पादप है, उन पादपों के अंदर भी क्या करते हैं आपको बताते हैं। पादपों में आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बहुत सरल है बच्चों। सबसे पहले तो आपको बताना है पुष्प के बारे में, आपको थोड़ा बता देते हैं। पुष्प है, ये पुष्प है, ये इस पुष्प का पुंकेसर है। क्या है? ये पुष्प का पुंकेसर है। और ये पुष्प का क्या है? स्त्री केसर है। क्या है? स्त्री केसर या अंडप है, ठीक है। और एक ये पुष्प और है, ध्यान से देखना आगे सर किस तरह से बना। ये पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर है। और एक पुष्प ये और है, ठीक है। 3 तरह के मैं पुष्प बनाऊंगा। मुझे तीनों तरह के पुष्प के नाम चाहिए। फटाफट बताओ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, कौन सा पुष्प कैसा होगा? इस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है। इस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर यानी पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित है। ऐसा पुष्प जिसमें पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्प को कहते हैं उभयलिंगी पुष्प। क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प। अब इस पुष्प में पुमंग उपस्थित है यानी पुंकेसर उपस्थित है, और जो जायांग है वो अनुपस्थित है। क्या है? स्त्री केसर एब्सेंट है। इस पुष्प में क्या है? जायांग उपस्थित है। क्या है? जायांग उपस्थित है। और पुंकेसर क्या है? अनुपस्थित है, ठीक है। इस पुष्प को तो आपने उभयलिंगी पुष्प कह दिया। इस पुष्प को अपन कहेंगे नर पुष्प। क्या कहेंगे? नर पुष्प कह दिया, नर पुष्प। अब नर पुष्प में भी इसका नाम बताना है। इसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं इसको? बताओ बताओ, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुंकेसरी पुष्प। क्या कहते हैं? पुंकेसरी पुष्प। क्या कहते हैं इसको? पुंकेसरी पुष्प। और इसमें जायांग उपस्थित है, पुंकेसर अनुपस्थित है। ये कैसा पुष्प है? मादा पुष्प। मादा पुष्प में भी इसका नाम क्या होगा? स्त्री केसरी। क्या होगा? स्त्री केसरी। केसरी मतलब आपने देखिए, तो स्त्री केसरी याद रखना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपन स्टेमिनेट पुष्प, इसको कहते हैं पिस्टिलेट पुष्प, ठीक है। समझ गए? तो आपसे पूछा ये पुष्प कैसा है? ये पुष्प उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब इसमें पुंकेसर, ये बच्चों क्या है? पुंकेसर। क्या है? और ये क्या है? स्त्री केसर। मैं और इसके भाग नहीं बताऊंगा आपको, दूसरे चैप्टर के सारे वीडियो बना रखे हैं, उसको देख लो आप लोग। ये पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उपस्थित है, इसका मतलब ये उभयलिंगी पुष्प है। और पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों में से एक उपस्थित है, इसका मतलब ये एक लिंगी पुष्प है। क्या है? एक लिंगी पुष्प है। अब एक लिंगी में भी कैसे पुष्प है? नर पुष्प और मादा पुष्प। नर पुष्प का मतलब पुंकेसरी पुष्प है और मादा पुष्प का मतलब स्त्री केसरी पुष्प। अब अपन पादपों के पास चले जाते हैं। 2 तरह के पादप आपके दे रखे हैं, ऐसे होते 3 तरह के, लेकिन क्या है 2 दिए तो अपन 2 तरह के याद करते हैं। पहला पादप होता है एक लिंगी सराई। क्या होता है? एक लिंगी सराई। दूसरा होता है उभय लिंगी सराई, ठीक है।
ये अपने ध्यान रखना है, एक लिंगी सराई और उभयलिंगी सराई। अब एक लिंगी सराई और उभयलिंगी सराई की आपको परिभाषा बतानी है। आपको मैं एक डायग्राम बना रहा हूं एक लिंगी सराई और उभयलिंगी सराई का। ये जैसे अपने क्या एक पपीते का पौधा है, ठीक है, ये पत्तियां आई हुई है। अब इसमें क्या होता है, पुष्प लगे हुए हैं। क्या लगे हुए? पुष्प लगे हुए, इस तरह के पुष्प लगे हुए। एक दूसरा पौधा और है पपीते का इसके पास ही, इसमें ये पत्तियां आई हुई, हरी हरी बतानी चाहिए थी मुझे। और ये क्या लगा हुआ है, ये पुष्प लगा हुआ है, ठीक है। अब इस पुष्प को कहेंगे, अपन कहेंगे ये पौधा ऐसा है जिसमें एक लिंगी नर पुष्प उपस्थित है। क्या है? एक लिंगी नर पुष्प उपस्थित है। और ये पौधा ऐसा है जिसमें एक लिंगी मादा पुष्प उपस्थित है। क्या है? एक लिंगी मादा पुष्प उपस्थित है। यानी कहने का मतलब यह है एक लिंगी सराई पादप वे पादप होते हैं जिसमें या तो नर पुष्प होंगे या मादा पुष्प होंगे। और उभयलिंगी सराई को आप ध्यान से समझना, ये जैसे मक्का है। क्या है? मक्का है, ठीक है। मक्के में ऊपर यहां पर ऐसे ये नर पुष्प लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? नर पुष्प लगे हुए, ठीक है। मक्के में इस तरह से ये या नर पुष्प लगे हुए, ठीक है। और यहां पे क्या है, ये मादा पुष्प लगे हुए, नर हटाते मादा पुष्प क्या लगे हुए? मादा पुष्प। यानी एक ही पौधे में जब नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों पाए जाते हैं उसको कहते हैं उभयलिंगी सराई, ठीक है। जैसे आप देखोगे एक ये बेल है, मतीरे की बेल है, कुकर बिटेसी कुल होता है, ककड़ी वगैरह। कुकर बिटेसी कुल में यहां पे क्या लगा हुआ है, यहां पे फूल लगा हुआ है नर पुष्प, और थोड़ी दूर पे यहां एक फूल और लगा हुआ है मादा पुष्प। यानी एक ही पौधे में जब दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प, ऐसे पौधों को अपन कहते हैं उभयलिंगी सराई। ये अपने मेन ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक लिंगी सराई क्या है, उभयलिंगी सराई क्या है, तो अपने बिल्कुल कंठस्थ याद। तो इस तरह से एक लिंगी सराई मतलब वे पादप जिनमें नर या मादा दोनों में से कोई एक पुष्प पाया जाता है, ठीक है। एक प्रकार का पुष्प पाया जाता है, या तो पुंकेसरी पुष्प होगा, ये नर पपीता होगा, ये मादा पपीता होगा। पपीता आपको याद नहीं रहता, आप खजूर याद रख लो। क्या याद रख लो? खजूर। पपीता खजूर दोनों एग्जाम्पल दे रखे हैं। उभयलिंगी सराई में एक तो मक्का दे रखा है, एक कुकर बिटेसी दे रखा है, और एक इन्होंने और एग्जाम्पल दिया है मक्का, कुकर बिटेसी और नारियल। क्या दिया है? नारियल। नारियल। ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने बच्चों, ठीक है। तो आपसे पूछा गया एक लिंगी सराई क्या है, उभयलिंगी सराई क्या है। तो एक लिंगी सराई मतलब ये पादप, अब आप इसको कभी भूलना मत कि ऐसा पादप जिसमें या तो नर पुष्प होगा यानी पुंकेसरी पुष्प होगा या स्त्री केसरी पुष्प होगा। लेकिन उभयलिंगी सराई में क्या होगा, इसमें नर और मादा दोनों प्रकार के पुष्प क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उसको कहते हैं उभयलिंगी सराई। अब आपकी किताब ने क्या कर दिया, बुक में एक बहुत ही अच्छे दो डायग्राम भेज दिए एक लिंगी सराई और उभयलिंगी को सराई को समझाने के लिए। वो डायग्राम मैं बनाता हूं, आप लोग डायग्राम को ध्यान से देखना, उसमें क्वेश्चन बन सकता है, उदाहरण आपसे परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरे प्यारे बच्चे मेरा खुद सपोर्ट कर रहे हैं। अब अपन क्या करते हैं, दो डायग्राम है उनका अध्ययन करेंगे। अब अपन एक डायग्राम जो आपकी बुक ने दिया है उसका एग्जाम्पल आपके परीक्षा में आ सकता है। ये क्या है, एक मार्केंसिया है। क्या है, थोड़ा नीचे बनाते हैं आप लोगों को, क्या है, आराम से फूल ऊपर तक जाएंगे। आप लोगों को फूल भी अच्छे लगते हैं मुझे पता है, ठीक है। बच्चे मन के सच्चे, बहुत प्यारे बच्चे, ठीक है। एक ही अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं नारीथेलस। क्या मान लेते हैं, नारीथेलस। मार्केंसिया है, क्या है, मार्केंसिया। मार्केंसिया ये है। दूसरा यहां एक और मार्केंसिया बनाते हैं, ये इस तरह का मार्केंसिया, ठीक है।
इसमें छोटे छोटे यहाँ मूलाभास वगैरह होते हैं, ठीक है, ये मूलाभास है, इसको कहते हैं, ये नारी थैलस हो गया, ये नर थैलस हो गया। क्या हो गया? अब आपको बताना है, ये मुझे ढूंढ के ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, क्या है, ठीक है, बता सको तो बता देना, वैसे कोई जरूरी नहीं है। ये क्या है, ये बच्चों इसमें बताते हैं आपको, पूदानीधर है। अब ये नर है तो इसमें क्या होगा, ये पूदानीधर, पूदानीधर। और इसमें थोड़ा एट्रैक्टिव बनाते हैं आपको, क्या अच्छा लगे थोड़ा। आप कहोगे सर ये आपने क्या बनाया, थोड़ा इसका नाम है स्त्री दानीधर, स्त्री दानीधर। नारी है ना, नारी के पास स्त्री दानी होगी, नर है ना, नर के पास पूदानीधर होगा। अब आपकी बुक में क्या है, ये मार्केंसिया एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मार्केंसिया एग्जाम्पल दिया हुआ है। फिर इसने पूछा है कि ये एक लिंगी स्राई है या उभय लिंगी स्राई है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये एक लिंगी स्राई है, उभय लिंगी स्राई, मैं किस पे राइट करूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया कि सर इसमें नर जन्नांगी है और इसमें केवल मादा जन्नांगी है, तो ये एक लिंगी स्राई है। क्या है? एक लिंगी स्राई है। तो अपने को ध्यान रखना है कि एक लिंगी स्राई है या उभय लिंगी स्राई है, बहुत इजी है। आपकी बुक ने क्या कर दिया है, आपके अंदर ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन पड़ गया कि मार्केंसिया बताओ बच्चों एक लिंगी स्राई होता है, तो आपको नर थैलस में बनाना है पूदानीधर और मादा थैलस में बनाना है जो नारी थैलस है, नर थैलस, नारी, नर थैलस, थैलस मतलब होता है इनकी बॉडी होती है जो ब्रायोफाइटा की, वो थैलस के समान होती है। अब स्त्री दानीधर है और इसमें पूदानीधर है। अब एक डायग्राम और दिया है, एक सवाल का डायग्राम और दे दिया इन्होंने, ठीक है, सवाल का एक डायग्राम और इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें भी आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्या है। बता दोगे बच्चों कि नहीं बता पाओगे? अब इसके बाद में इन्होंने एक सवाल दिया है जिसका नाम है कारा। क्या नाम है? कारा सवाल है। कोई बात नहीं, आप कह रहे सर नाम ही कैसे कैसे नाम है, बच्चों क्या करें, नाम ऐसे ही आ जाते अपन। अब मेरे हाथ में होता तो मैं किसी का नाम अच्छे से विद्वान पंडित जी से पहुंच अच्छे से लिखवाता, लेकिन अब ये विदेशी नाम कहां से आ गए, कारा। अब कारा में ये डायग्राम अपन बना रहे हैं, इस तरह से ये कारा है, इस तरह से ये कारा है। ये कारा है बच्चों, क्या है? कारा है। ठीक है, ये दो तरह के हैं इसमें, एक तो पूदानी है, एक स्त्रीदानी है, वही है वापस, एक पूदानी है और एक क्या है, स्त्रीदानी है। ठीक है, अपन कह रहे हैं ये अंडदानी है। क्या है? अंडदानी। और ये है पूदानी। ठीक है, ये कारा पौधा, इसमें अंडदानी और पूदानी दो है। अब मुझे बताओ ये एक लिंगी स्राई है या उभय लिंगी स्राई है? बताओ बच्चों। अब आप कहोगे सर इसमें तो दोनों जन्नांग है, यानी एक पौधा है जिसमें नर पुष्प भी है और मादा पुष्प भी है, ऐसे को अपन क्या कहेंगे? उभय लिंगी स्राई। तो ये अपने एग्जाम्पल कारा याद रखना, ये हरे हरे कलर का होता है, मैंने ऐसे आसमानी बना दिया, आपको ऐसे हरा हरा, ये कारा। कारा कैसा होता है बच्चों? कारा उभय लिंगी स्राई। मार्केंसिया कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? मार्केंसिया एक लिंगी स्राई। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब आपको क्या करते हैं, कवक के अंदर ले जाते हैं। किसके अंदर ले जाते हैं? कवक के अंदर ले जाते हैं और वो परिभाषाएं हैं वो वापस बताते हैं आपको, थोड़ी नई परिभाषा, नाम थोड़े अलग आ गए, नाम क्या आ गए? अलग आ गए थोड़े से, समथैलस और विषमथैलस। ठीक है, नाम थोड़े अलग है, इसके अकॉर्डिंग परिभाषा भी थोड़ी क्या होगी? वही होगी, समथैलेसी और विषमथैलेसी, विषमथैलेसी।
सम मतलब होता है होमोथैलस, होमोथैलस। और विषम मतलब होता है हेट्रोथैलस, हेट्रोथैलस। ठीक है। अब अपन कहते हैं होमो मतलब होता है दोनों। क्या होते हैं? दोनों। यानी कि आपको बताना है एक ऐसे कवक, कवक के अंदर और शैवाल के अंदर ऐसे कवक और शैवाल, ऐसे कवक व शैवाल जिनमें दोनों जननांग पाए जाते हैं, जिनमें दोनों जननांग एक ही जीव में पाए जाते हैं, एक ही जीव में पाए जाते हैं। आप कहते हो ये कवक है, जैसे ये कवक फफूंद लगा हुआ है, फफूंद है, इसमें एक तो ये क्या होता है, स्त्री दानी की तरह व्यवहार करता है कवक घंटु, और ये क्या करता है, पुंदानी की तरह व्यवहार करता है। इसको कहते हैं समथैलेसी। और विषम थैलेसी में क्या होगा, वे कवक या शैवाल, वे कवक या शैवाल, इसमें कवक ही ज्यादातर काम आता है, वे कवक या शैवाल जिसमें केवल एक जनन अंग पाया जाता है। ठीक है। जैसे ये कवक है, ये कवक नर होगा, ये दूसरा कवक है, ये मादा होगा, तो अपन इसको कहेंगे विषम थैलेसी। ठीक है। तो सम थैलेसी और पौधों में आपने बताया था उभयलिंगी स्राई, क्या बताया था, उभयलिंगी स्राई। और विषम थैलेसी में आपको बताना है एक लिंगी स्राई। ठीक है। ये अपने ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है। तो अपने सम थैलेसी के आगे तो आप लगाओगे उभयलिंगी स्राई, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहाँ पर कि सर हम तो यहाँ पे भूल गए क्या हो रहा है। तो सम थैलेसी मतलब होता है, होमो मतलब होता है दोनों, हेट्रो मतलब अलग अलग, हेट्रो वर्ड मतलब विषम मतलब अलग अलग, ये अलग है अपना, ये अलग है। यानी ऐसा कवक जिसमें क्या होते हैं, पुंदानी होती है, और ऐसा कवक जिसमें स्त्री दानी होती है, इसको तो कहते हैं विषम थैलेसी। और दूसरा है सम थैलेसी जिसमें दोनों क्या होते हैं, पाए जाते हैं एक ही, एक जैसे दो, ये एक आपने देखा ब्रेड के ऊपर फफूंद लगी हुई है, यहां पर ये क्या है, नर कवक है, और यहां पर ये क्या है, मादा कवक है। तो एक ही जीव है लेकिन उसमें अलग अलग कवक तंतु अलग अलग की तरह व्यवहार करते हैं, पुंदानी और स्त्रीदानी की तरह। थैंक यू बच्चों, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। अब अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किस तरह से क्या होता है जीवों में लैंगिकता।